Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले उस सवाल की बात जिस पर धर्म क्लेश मचा है। क्या अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर है? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया? आखिर इस दावे का आधार क्या है? कैसे हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस पर आमने सामने हैं? आज उस खबर पर सबसे पहले ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलेंगे। फिर दिल्ली की खबर दिखाएंगे, जहां रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति लगाने पर विरोध वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तलवारें खिंच गई। ये मूर्ति दिल्ली के ईदगाह पार्क में लगाई जानी है, लेकिन कैसे एक अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। जुमे की नमाज से पहले कैसे पुलिस प्रशासन की सांसें अटकी रही, ये देखेंगे। फिर एक ऐसे पाप की बात जो महाराष्ट्र में हुआ है। ये पाप है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन के साथ करने का। एक एनसीपी नेता की पत्नी ने बच्चों को लादेन की जीवनी पढ़ने की सलाह क्यों दी और कैसे इस पर सत्ता का क्लेश शुरू हुआ है, ये भी बताएंगे। फिर राजस्थान में सियासत वाले शुद्धिकरण की दिलचस्प वीडियो कुंजी खोलेंगे। जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों पर गंगा जल क्यों छिड़का गया, उन्हें गौमूत्र क्यों पिलाया गया और इस पर कांग्रेस ने कैसे कटाक्ष किया, ये देखिएगा। एक बड़ी खबर यह भी है कि लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस केस की चार्जशीट में ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी ने लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। आज हरियाणा से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर दामाद वाला कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में पहले दामाद और दलालों का राज हुआ करता था, लेकिन बीजेपी सरकार में कोई नहीं बचा। शाह ने यह भी कहा कि राज्य में पहले कांग्रेस सरकार में कट, कमीशन और करप्शन वाला फॉर्मूला था। और सत्ता में आज हम न्यूज मित्रों को चाइनीज लहसुन से भी सावधान करेंगे, जिसका मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। इस पर कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के संबंधित अधिकारियों की क्लास लगाई और कैसे चाइनीज लहसुन आपकी सेहत की सत्ता के लिए खतरनाक है, एक कुंजी इस पर भी तैयार है आज सत्ता में। लेकिन सबसे पहले हम उस धर्म क्लेश की बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान में छिड़ा हुआ है। राजस्थान के अजमेर में एक मशहूर दरगाह जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, लेकिन अब इस दरगाह पर ज्ञानवापी जैसा विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर ऐसा दावा किया गया है जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। दावे में कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह महादेव का मंदिर है, लेकिन इसका सच क्या है, आधार क्या है, हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क क्या हैं? इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है। लेकिन इस खबर की शुरुआत कुछ बहुत दिलचस्प सवालों के साथ करते हैं। अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह पर शिव मंदिर वाले सवाल से बड़ा क्लेश छिड़ा है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या वाकई अजमेर शरीफ दरगाह भगवान महादेव का मंदिर है? क्या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया है? हिंदू पक्ष ने ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं? क्या वाकई में अजमेर शरीफ दरगाह महादेव के मंदिर के खंडरों पर खड़ी की गई है? दरगाह के नीचे शिव मंदिर वाली सच्चाई असल में कोई सच्चाई है या ये दावे हवा हवाई हैं? आज इसे समझने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले हम आपको इस खबर की जड़ के बारे में बताते हैं। आखिर ये मामला और ऐसे दावे आए कहां से हैं? दरअसल हिंदू सेना की ओर से अजमेर की सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में यह कहा गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह असल में संकट मोचन महादेव का मंदिर है। इसके लिए हिंदू पक्ष की ओर से बाकायदा याचिका में एक किताब का जिक्र भी किया गया था, जिसे शिक्षाविद हरबिलास शारदास ने लिखा है। आज हम आपको उस किताब के 2 पन्ने भी दिखाने वाले हैं। लेकिन सीजेएम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि अब हिंदू सेना का दावा यह है कि वो इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाएगा और जितनी भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेगा। अब हम आपको समझाते हैं। हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली जो याचिका कोर्ट में लगाई थी, उसमें उसने क्या मांग की थी और उसके पीछे तर्क क्या दिया गया था। हिंदू सेना के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पहले इस मंदिर को तोड़ा था, बाद में उस मंदिर पर दरगाह का निर्माण किया गया। इसीलिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और इस मंदिर में दोबारा से भगवान शिव को विराजमान भी किया जाए।
हिंदू सेना ने अपनी याचिका में मांग की थी कि इस शिव मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग ये थी कि इस दरगाह में ज्ञानवापी की तरह एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सीजेएम कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई से जरूर इनकार कर दिया, लेकिन अभी ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। दोनों पक्ष अब इस मामले में अपने अपने तर्क दे रहे हैं, जिसमें बहुत चिंगारियां हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर पर बनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क यह है कि ऐसे दावों से लोगों में नफरत फैलाना मकसद है। हिंदू पक्ष के अनुसार दरगाह के तहखाने में महादेव मंदिर की छवि है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरगाह के प्रति पूरी दुनिया की श्रद्धा है, इसीलिए ऐसे दावे भ्रम फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि दरगाह को महादेव मंदिर घोषित किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि यह समाज को बांटने की कोशिश है। ये हमने सिविल केस फाइल किया था, ये तो दूसरी कोर्ट में चला गया है। अब जुरिडिक्शनल कोर्ट में फाइल करने के लिए हम डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन मूव करेंगे कि इसको जुरिडिक्शनल कोर्ट में फाइल किया जाए। वो एप्लीकेशन हम मूव करेंगे। उस बाद में हमने साफ लिखा है कि जो अजमेर दरगाह है वो महादेव का मंदिर है, वो महादेव का मंदिर है, और वो मंदिर को तोड़ के, हिंदू मंदिर को तोड़ के, जैन मंदिर को तोड़ के वहाँ पे चिश्ती की दरगाह बनाई गई है। और जैसा कि सभी को मालूम है, ख्वाजा जो चिश्ती हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ये रोज रोज की इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त कतई तौर से नहीं कर सकते। हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। अगर हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं। कभी मस्जिद, कभी दरगाह, कभी खानकाह, कभी कब्रिस्तान, ये कौन सी बातें हैं? एक फेक नैरेटिव कायम किया जा रहा है। हरबिलास शारदा, जो कि अजमेर के म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहे चीफ, और बाद में अजमेर कोर्ट के सेशन जज भी रहे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। उस बुक में बहुत सारे विस्तार से बताया है कि अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अब हम इस खबर पर एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलते हैं। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा की एक किताब का जिक्र किया था। आज हमने उसके बारे में काफी रिसर्च की। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को पढ़ते वक्त हमें एक चैप्टर मिला जो 8वां अध्याय है, और इसका नाम है दरगाह ख्वाजा साहिब। इस चैप्टर के पेज नंबर 93 और पेज नंबर 96 में जो कुछ लिखा गया है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पेज नंबर 93 में यह लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में मौजूद बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है, जबकि इसमें आगे ये भी लिखा है कि दरगाह की छतरी की बनावट और उसके पत्थर हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं, और इन्हीं तथ्यों का हवाला हिंदू पक्ष की ओर से भी दिया गया था। इसके अलावा इस किताब के पेज नंबर 96 पर यह लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू बिल्डिंग से किया गया है। इसी पेज पर दावा यह भी है कि दरगाह का निर्माण इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। इन्हीं दावों को हिंदू पक्ष ने अपना आधार बनाया है, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति की शुरुआत भी हो गई है, और इसमें पहला रिएक्शन आया है असदुद्दीन ओवैसी का। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर का जो दावा किया गया है उस पर ओवैसी भड़क गए हैं, और उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से कुछ सवाल पूछे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि दरगाह एक शिव मंदिर है।
ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली धार्मिक जगहों में से एक है। इसीलिए बताएं, इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का रुख क्या है? क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे? हालांकि इस पर अभी बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। राजस्थान में जब से 11 सीटें बीजेपी हारी पार्लियामेंट में, तब से बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इसलिए पूरे देश में वापस हिंदू मुसलमान की बातें फैलाना, झगड़े फसाद की बात करना, दंगे करवाने की साजिश बीजेपी कर रही है। सत्ता में अब बात एक ऐसी साजिश की जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दिल्ली में की गई। एक मैसेज जिससे लोगों को भड़काया गया, दिल्ली के ईदगाह पार्क बुलाया गया और इसके बाद ऐसा माहौल बना कि आज ईदगाह पार्क वाला पूरा इलाका जैसे किसी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज जुमे की नमाज थी, इसीलिए सुरक्षा बलों की टोली ईदगाह पार्क के पास पहुंच गई। इसीलिए आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई पर इतना तनाव क्यों है? ईदगाह पार्क में एक वीरांगना की प्रतिमा लगाने पर क्लेश क्यों छिड़ गया है? और मूर्ति लक्ष्मीबाई की, जमीन डीडीए की, तो आखिर इसमें वक्फ बोर्ड ने विवाद वाला सीन कैसे क्रिएट किया, ये समझेंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इतनी टेंशन क्यों है। दरअसल दिल्ली के ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा को शिफ्ट किया जाना है, लेकिन इस पर विरोध वाली तलवारें निकाल ली गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जाना है वो असल में डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस मूर्ति को लगाने का विरोध किया और ये दावा किया गया कि ये जमीन डीडीए की नहीं बल्कि वक्फ की है। इसे लेकर वक्फ बोर्ड ने मूर्ति लगाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती तक दे दी, लेकिन सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। इसके बाद माहौल बिगड़ने वाला खेल शुरू किया गया और सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश शुरू हुई और ये सब कुछ हुआ एक मैसेज के जरिए। व्हाट्सएप के जरिए समुदाय विशेष में एक फर्जी मैसेज सर्कुलेट किया जाने लगा, जिसमें दावा किया गया ईदगाह के सामने वाले पार्क की जमीन पर कब्जा करके मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। और लोगों को उकसाने के लिए जो मैसेज वायरल किया गया उसमें लिखा था, अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे, अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, अभी भी नहीं बोले तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए, शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। इसी मैसेज के बाद आज ईदगाह पार्क के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी थी। इसीलिए शक था कि धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने का खेल हो सकता है। इस वक्त मैं रानी झांसी रोड पे मौजूद हूं और उस जगह पे मौजूद हूं जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। दरअसल ये पूरा रोड रानी झांसी रोड है, जो पीछे इस ओर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये फिल्मिस्तान की ओर से आ रही है ये सड़क और सीधे दूसरी ओर ये पचकुइया मोड़ तक जाती है। लेकिन ये पूरा इलाका, ये पूरा रोड दिल्ली के व्यस्ततम रोड में से एक है और ये चौराहा व्यस्ततम चौराहे में से एक है। और यहाँ पे इस स्टेचू की वजह से आए दिन यहाँ पे जाम लगता है और इसी वजह से दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक प्रपोजल दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई रोड से ये जो स्टेचू है रानी लक्ष्मीबाई की, उसे इस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। और इसी के बाद डीडीए ने शाही ईदगाह पार्क में इस मूर्ति को लगाने के लिए जगह दी और डीडीए के जगह देने के बाद शाही ईदगाह कमेटी ने इस फैसले पर सवाल उठाए। इस वक्त मैं शाही ईदगाह पार्क में उसी जगह पे मौजूद हूं जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है। दरअसल ये पूरा विवाद तब सामने आया जब देशबंधु गुप्ता रोड से रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू को शिफ्ट करने की बात थी और डीडीए ने ये जो जमीन है शाही ईदगाह पार्क का ये जो हिस्सा है वो स्टेचू लगाने के लिए दिया था। लेकिन इस फैसले का शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से विरोध किया गया, मामला अदालत में गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति
शाही ईदगाह पार्क के इस हिस्से में लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद कल यानी गुरुवार शाम को इस पूरे इलाके में एक अफवाह फैली और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया था। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अब यहाँ पे मूर्ति लगाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। शांति आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मूर्ति लगाने का नहीं है मामला, ये ज़मीन हथियाने का मामला है सर। अगर ये मस्जिद की जगह है तो अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर डीडीए की लैंड है तो लगा दीजिए, उसमें कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल माहौल को देखते हुए ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने का काम आज रोका गया। हाईकोर्ट में भी इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने कैसे इस केस में मुस्लिम पक्ष की क्लास लगाई, ये भी देखिए। ईदगाह मस्जिद कमेटी का तर्क था कि ईदगाह पार्क की जमीन वक्फ की संपत्ति है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों के आधार पर कहा कि पार्क की जमीन डीडीए की है। ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कहा कि पार्क में मूर्ति लगने से धार्मिक अधिकार खतरे में आ सकता है। इस पर कोर्ट ने कमेटी को फटकार लगाई और कहा कि सांप्रदायिक राजनीति कोर्ट से बाहर करें। ईदगाह मस्जिद कमेटी ने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर एतराज जताया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय नायक की तरह हैं और उनकी प्रतिमा लगाने का विरोध करना निंदनीय है। लेकिन इस पूरे विवाद का आधार क्या है? आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये भी समझते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2016-17 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए पंचकुइया रोड की ओर भारी जाम को देखते हुए एक फैसला किया गया। फैसला ये था कि भारी जाम की वजह से एक सिग्नल फ्री रोड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसी के तहत देशबंधु गुप्ता रोड पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन मूर्ति कहां जाएगी, इस पर सवाल था। तब डीडीए ने प्रतिमा को लगाने के लिए शाही ईदगाह के पास अपनी जमीन एमसीडी को दी, लेकिन ईदगाह समिति इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई और कहा कि जमीन वक्फ की है। लेकिन उसका ये दांव कोर्ट ने खारिज कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को ईदगाह पार्क में लगाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई। इस पूरे विवाद में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है, ये सुनते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है आरएसएस के मुख्यालय के पास। आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है, बीजेपी वालों को मंजूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बीजेपी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, देशभक्तों का अपमान देशद्रोह है। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसकी तस्वीरों और बयानों की चर्चा खबरों की दुनिया का काफी स्पेस ले रही है। दो अलग अलग जगहों की घटनाएं लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं कि हमारे नेता कुछ बोलने और करने से पहले सोचते हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि वो जो बोल और कर रहे हैं बस वही सही है। न्यूज़ मित्रों को हम जो खबरें बताने वाले हैं, उनमें पहली खबर महाराष्ट्र की है, जहां एनसीपी शरद गुट के बड़े नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से की है। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पार्षदों को गौमूत्र पिलाया गया और गंगा जल से उनका शुद्धिकरण किया गया। एक एक करके दोनों खबरें बताएंगे, लेकिन पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से की गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद गुट के एक बड़े नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उनकी पत्नी है रीता आव्हाड। तो गुरुवार को मुंबई से सटे ठाणे के एक कार्यक्रम में वो पहुंची थी। वहां उन्हें शिक्षा के महत्व पर भाषण देना था। उन्होंने इसी भाषण में ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, ऐसी ऐसी तुलनाएं की, जिस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। बयान पर बयान आए जा रहे हैं और बयान पर दी गई सफाई ओवरफ्लो हो रही है। आव्हाड ने अपने भाषण में कहा कि जिस तरह अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, उसी तरह लादेन आतंकी बना था। लादेन मां के पेट से आतंकी बनकर पैदा नहीं हुआ था।
उसे समाज ने आतंकी बनने के लिए मजबूर किया। सभी को लादेन की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि लादेन आतंकी कैसे बना। अब बीजेपी और उसके सहयोगी ऋचा अवहाट पर भयंकर गुस्से में है। बीजेपी कह रही है कि ये वही मानसिकता है जिसके तहत अफजल हालात का मारा दिखाया जाता था, याकूब बेचारा दिखता था और बुरहान वानी में हेडमास्टर का बच्चा दिखता है। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उससे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? क्यों बना? पैदा इसी को नहीं बना, वो समाज ही बनाया, वो छीड़ के बने। लेकिन आखिर में क्या हुआ? तो दौड़ के ना अपने आप को ज्ञान से देश बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही और नसीब से ज्यादा तो मिलेगा भी नहीं। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए अगर आप कम्युनलिज्म चलाते हैं, सांप्रदायिक विचारधारा रखते हैं, देश विरोधी विचारधारा रखते हैं, ओसामा बिन लादेन की जय जयकार करते हैं, उसके आत्मचरित्र के बारे में लोगों को बताते हैं, मुझे लगता है कि यह एक प्रकार की सांप्रदायिकता है और यह भारत के हित के खिलाफ है। आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये इंडी अलायंस का चरित्र है। जितेंद्र आव्हाड जी की पत्नी ओसामा बिन लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से करती है, कहती है समाज की वजह से वो आतंकवादी बन गया। मतलब कि समाज पर दोष डालना और आतंकियों को क्लीन चिट देना। हालांकि आलोचनाओं के बीच जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने सफाई दी और ये कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए दो अलग अलग व्यक्तित्वों के दो उदाहरण दिए। छात्रों से कहा कि मोबाइल फोन छोड़ें और अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ें। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी क्यों बना, ये भी पढ़िए। तुम्हाला माहिती आहे हल्लीची पिढी वाचन अजिबात नाही करत। मग मी त्यांना सांगत होते की तुम्हाला तुमचं जे मोबाईलचं जे फेटिश आहे, जे मोबाईलचं जे तुम्हाला वेड लागलंय, ते जर बाजूला करायचं असेल तर तुम्ही वाचा, लोकांना वाचा, त्यांचं चरित्र वाचा। आणि ह्याच्या आधी मी एपीजे अब्दुल कलामांचं विंग्स ऑफ फायर त्यांना वाचायला सांगितलं। ती अमेझिंग आहे आयुष्यात। नंतर मी म्हटलं की दुसरीही आयुष्याला बाजू असते, जसं की ओसामा बिन लादेन। तो का टेररिस्ट झाला? जन्मता कोणी चांगलं किंवा वाईट नसतं, पण त्याचा अंत खूप वाईट झालाय। एक्झॅक्टली मला त्यांना हेच सांगायचं होतं। तिकडे बसलेल्यांनी फक्त माझं ते एक वाक्य एडिट केलंय। मला कळत नाहीये की हल्ली व्हॉट इट इज। ऋचा आव्हाड के पति जितेंद्र आव्हाड अपने बयानों से काफी सुर्खियों और विवादों में रहते हैं। भगवान राम को मांसाहारी कहकर वो विवाद पैदा कर चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी। उनकी पत्नी भी विवादित बयानों के मामले में अपने पति के रास्ते पर चल रही है। हालांकि ऐसे वक्त में जब कभी भी महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो सकता है, इस तरह के बयान राजनीतिक स्पीड ब्रेकर साबित हो सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां जयपुर में एक शुद्धिकरण वाली राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली। जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण किया गया। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छिड़काव किया और गौमूत्र पिलाकर उनका शुद्धिकरण भी किया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय का शुद्धिकरण किया, फिर पार्षदों की बारी आई। उन्होंने कहा कि गंगा जल से शुद्धिकरण करके सभी अशुद्धियों को निकाला गया है। दरअसल जयपुर के मेयर मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बनी। इस पर कांग्रेस 7 पार्षदों ने भी उन्हें समर्थन दिया और बीजेपी में वो शामिल हो गए। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जब नई मेयर पद ग्रहण करने पहुंची तो विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सभी पर गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छिड़काव किया और दावा किया कि इसके छिड़काव के बाद से निगम भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। इस पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अगर गौमूत्र पीने और गंगा जल छिड़कने से शुद्धता आती है तो सबसे पहले बीजेपी के सभी नेताओं को गौमूत्र पिलाना चाहिए। गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण के छिड़काव वाली तस्वीरों और बयानों पर आप ये न्यूज रील देखिए और सोचिए कि राजनीति का बुद्धिकरण कब होगा।
वो सीट को शुद्ध कर दो, उधर वाली महापौर वाली सीट को। आने वाला दिवाली उत्सव और साफ सफाई सारे काम बढ़िया होंगे, खूबसूरत शहर दिखेगा। इसलिए आज गंगा जल से शुद्धि की है, इसकी अशुद्धता को निकाला है। उनको गंगा जल पिला दिया है और आप सब गंगा जल गौमूत्र पी चुके हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वे पूर्णतः सनातनी हो चुके हैं और सनातनी होने के साथ अब इस शहर को सुंदर बनाने के लिए वो हमारे साथ। अधिकारियों को लेकर भी आप अधिकारियों को भी शुद्धि कर दी आज। अधिकारी अब तक अशुद्धि में चल रहे थे। आप अपने आप को बाबा कहलवाना चाहते हैं, बाबा कहलवाइए आप, लेकिन आप विधायक तो बनिए ईमानदारी से। आप हाथ में वो बिस्लेरी की बोतल वहीं से खरीद कर ला रहा है, उसी को पी रहे हैं, उसी को गंगा जल बना के आप छिड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस के पार्षद है ये अपवित्र है, तो उन कांग्रेस के पार्षद आप सनातनी हो गए। कौन सनातनी हो गया? आप ही ठेकेदार है क्या पूरे सनातन के? उसके हमारे यहाँ गंगा जल गौमूत्र इसलिए पिलाया जाता है कि भाई अब तक तुमने अपराध किया है, उससे मुक्ति कराते हैं और अब तुम सनातनी हो जाओ और बिल्कुल सात्विक पवित्रता से काम करो। बाबा कम और नेता ज्यादा है। नाटक बंद करो, अब लोग आपको सीरियस नहीं लेते। आप सीरियस एक्ट करो, हर जगह नाटक। वैसे राजस्थान की सत्ता से जुड़ी एक और तस्वीर काफी वायरल हो रही है। ये तस्वीर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे की है। इस वीडियो में एक खुली जीप में 4 युवक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक उप मुख्यमंत्री का बेटा और उसके 4 दोस्त। वो खुली जीप में जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं उसके पीछे राजस्थान पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है। इस दौरान जीप में सवार युवक ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास परिवहन विभाग का भी चार्ज है, लेकिन उनके ही बेटे हाथ छोड़कर गाड़ी चलाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या सत्ता में रहने वालों के लिए नियम कानून नहीं है, जबकि प्रेमचंद बैरवा कह रहे हैं कि उनके बेटे का कोई कसूर नहीं है, पुलिस उसकी सुरक्षा में है, इसीलिए एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है मेरे बच्चे को। और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। अब ये सरकार बदल गई, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, उसके आगे पीछे पुलिस चले नहीं चले, ये हमारा काम नहीं है। ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का हम भी पालन करते हैं, सरकार भी पालन करती है, सरकार को भी करनी चाहिए। मेरी वजह से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए और ऐसा मेरा कोई पार्टी का कहीं खराब कोई ऐसी चीज़ नहीं आए, इसलिए मैं इस बात से लिए खेद प्रकट करता हूं कि मेरा बच्चा उन बच्चों के साथ गया है, ऐसा कार्य नहीं करेगा और उसको मैं ऐसे समझा के प्यार से मैंने समझाया है। नजरिया 9 क्या है इस पर? वैसे तो भारत के संविधान के अनुसार नियम सबके लिए एक होते हैं, लेकिन नेताओं के परिवार के पास एक विशेष डिस्काउंट होता है, जिसमें नियम तोड़ने के बाद वो बड़े आराम से ये कह देते हैं कि उनके विरोधी उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं या फिर उनकी तरक्की से वो जलते हैं। इस तर्क में नियम पीछे छूट जाता है और सारा फोकस विरोधी की ईर्ष्या और जलन पर आ जाता है। सत्ता में इसके बाद अब चीन की घुसपैठ की बात करते हैं, जो बॉर्डर पर तो अक्सर होती ही रहती है, लेकिन इस बार ये घुसपैठ आपके खाने की थाली में चाइनीज लहसुन के रूप में हो रही है। और अब घुसपैठ का ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जिस पर जज साहब काफी सक्रिय हैं। दरअसल भारत में चाइनीज लहसुन पर 2014 से ही बैन है, बावजूद इसके ये खुलेआम बिक रहा है, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई।
याचिकाकर्ता मोतीलाल यादव ने चाइनीज लहसुन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और कोर्ट से इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने देसी और चाइनीज लहसुन मंगाया और यूपी के फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के चीफ को दोनों तरह के लहसुन की जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा कि जब देश में पहले से ही चाइनीज लहसुन पर बैन है तो ये खुलेआम कैसे बिक रहा है। हालांकि न्यूज मित्रों के लिए जानना जरूरी है कि चाइनीज लहसुन को खाना कितना नुकसानदायक है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चाइनीज लहसुन है और कौन सा देसी लहसुन? इसीलिए सत्ता में हमने आपके लिए चाइनीज लहसुन पर एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, जिससे आप बीमारी बढ़ाने वाले इस लहसुन को खाने से बच पाएंगे। लेकिन पहले कोर्ट में क्या हुआ और जनता को चाइनीज लहसुन के बारे में क्या पता है, इस पर एक छोटी सी रील देखिए। देखिए, चाइनीज लहसुन तो इंडिया में बहुत दिन से बिक रहा है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाए। जब मेरी जानकारी में आया है कि बहुत नुकसानदेह है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, लोगों को कैंसर तक हो सकता है, तो इसको लेकर मैंने एक जनहित याचिका फाइल की, जिस पर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया है। सभी कंसर्न ऑफिसर्स को तलब करके पूछा है। लेबोरेटरी के चीफ को आज तलब किया था, जिसको आधा किलो चाइनीज लहसुन हैंडओवर किया गया। वो लेबोरेटरी में 15 दिन का समय मांगा है, उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे। चाइनीज लहसुन में असल में समस्या ये बताई जाती है कि उसके अंदर फंगस होता है, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए फूड रेगुलेशन डिपार्टमेंट ने 2014 से भारत सरकार ने इसको बैन कर रखा है। जगह जगह पोर्ट्स पे निगरानी रखी जाती है कि इसका इलीगल तरीके से व्यापार भारत में ना किया जा सके। जो सब्जी वाले विक्रेता हैं, उनका ये कहना है कि ये देसी लहसुन की पैदावार इतनी कम है भारत में कि आखिरकार ये चाइना और इराक वाला जो लहसुन है वो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। भैया, चाइनीज देसी में ये फ़र्क है, वो छीलने में आसानी होती है चाइना वाला, और लेकिन टेस्ट देसी में होता है। अब कस्टमर मांगते हैं इसको भी है, तो इसको लाना पड़ता है। इसको ला के न रखो तो इसके चक्कर में लौट जाते हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये चाइनीज लहसुन है। एवरीबडी इज आस्किंग दे आर हाईब्रिड लहसुन, तो हाईब्रिड के हिसाब से मंडी में हर तरफ हाईब्रिड फ्रूट्स तो मिल ही रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से लोगों को भी नहीं मालूम है कि ये चाइनीज लहसुन है। अब सबसे पहले ये समझिए कि चाइनीज लहसुन दिखता कैसा है और इसकी खेती कैसे होती है। चाइनीज लहसुन दिखने में सफ़ेद होता है और इसका आकार भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसे छीलना बहुत आसान है, लेकिन सेहत के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक होता है और इसकी बड़ी वजह है इसकी खेती का तरीका। इन्हें सीवेज से सींचा जाता है, यानी इसकी खेती नाले के पानी से होती है ताकि इसे जल्दी तैयार किया जा सके। हालांकि इससे लेड, आर्सेनिक, मर्करी, दूसरे तरह के मेटल के अंश इसमें आ जाते हैं। यही नहीं, इन्हें क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है ताकि ये ज़्यादा सफ़ेद दिख सके। ब्लीच के लिए मिथाइल ब्रोमाइड केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दावा अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट ने किया है। रिक स्कॉट ने इस बारे में अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर को एक चिट्ठी भी लिखी है। रिक का दावा है कि चीन के लहसुन का इस्तेमाल सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसके उत्पादन की प्रक्रिया साफ सुथरी नहीं है। अब जब इसकी खेती नाले के पानी से की जाती है तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। चीनी लहसुन में हैवी मेटल के कारण बोन कैंसर या फिर दूसरे प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों तरह की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं, जबकि मिथाइल ब्रोमाइड के कारण सांस की तकलीफ या फिर नर्वस सिस्टम में समस्या आ सकती है। रिपोर्ट से साफ है कि चीन का लहसुन सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप बाजार में देसी और चीनी लहसुन में फर्क करेंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे? चीनी और देसी लहसुन में सबसे बड़ा फर्क रंग का होता है। चीनी लहसुन बिल्कुल सफेद दिखता है, जबकि देसी लहसुन हल्का पीलापन लिए हुए होता है। साइज में भी चीनी लहसुन बड़ा, जबकि देसी लहसुन थोड़ा छोटा दिखाई देता है।
इसके साथ ही दोनों लहसुन के स्वाद में भी फर्क होता है। चाइनीज लहसुन में स्वाद नहीं होता है और देसी लहसुन में तीखेपन का स्वाद होता है। देसी लहसुन में गंध बहुत अधिक होती है और चीनी लहसुन में गंध ना के बराबर होती है। ओहो, तो हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत। Co-powered by Techno.